नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बीपीएससी पीटी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी वालों को तो खास ही प्रेम है इससे। पंचवर्षीय योजना, उससे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। एक सवाल से दो सवाल मिनिमम पूछे जाते हैं। कभी कभी सवालों की संख्या 3 भी हो सकती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है और मेंस में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना जितने भी हैं 12 के 12 को कंप्लीट करेंगे। 12 पंचवर्षीय योजना है। नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक के कार्यकाल में जितने पंचवर्षीय योजनाएं सभी को कंप्लीट करेंगे बेसिक से। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। क्वालिटी ऑफ कंटेंट ही हम प्रोवाइड करवाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कई बार तो मैं वीडियो बना के डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं आता है। तो इस कारण से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पंचवर्षीय योजना क्यों शुरू करना पड़ा और कहाँ शुरू हुआ, क्यों आइडिया आया, इसका आइडिया कहाँ से लाया गया, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। दरअसल में जब आज़ाद हुए हम 1947 ईस्वी में, तो पूरा देश जो है वो ऐसे संकट पे खड़ा था, ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहाँ पर उसके आगे की रणनीति जो है वो बनाना ज़रूरी था। हर चीज़ को लेकर, चाहे वो रक्षा की रणनीति हो, चाहे वो आर्थिक रणनीति हो, चाहे वो सामाजिक पहलू किस प्रकार का होगा, इन सभी चीज़ों का नीतियाँ बनानी ज़रूरी थी। तो आर्थिक मॉडल दुनिया में तलाशे गए कि दुनिया में किस किस प्रकार के आर्थिक मॉडल थे उस समय में। एक आर्थिक मॉडल था उस समय में जो पूंजीवादी कहलाता था, कैपिटलिज्म कहलाता था। पूंजीवादी आपने सुना होगा, पूंजीवादी और साम्यवाद। और दूसरा था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता था। समाजवादी में क्या होता है, सरकार कंट्रोल करती है बहुत सारे हिस्से को अर्थव्यवस्था के, और जो गरीब लोग होते हैं या समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए कुछ विशेष सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करती है सरकार। लेकिन पूंजीवादी में क्या होता है, बाजार सब कुछ तय करता है। हर वस्तु का दाम बाजार तय करता है, सरकार किसी चीज़ का दाम तय नहीं करती है। सरकार किसी भी कंपनी पर लाइसेंसिंग राज वगैरह का भाव होता है, रेगुलेशन कम होते हैं पूंजीवादी में। लेकिन यहाँ पर असमानता बहुत ज़्यादा होती है पूंजीवादी में। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, आज की नहीं। तो भारत के सामने ये था कि भाई इन दोनों में से किस मॉडल को अपनाया जाए। उसके बाद से आपने सुना होगा कि जब 1930 से दशक के 1940 तक में दुनिया भर में भयानक रूप से इन्फ्लेशन देखने को मिला था, महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। आर्थिक संकट का दौर था, दुनिया का सबसे भयावह, प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले। तो इसमें कीन्स नामक एक आर्थिक विचारक हुआ जिसने ये दिया था कि सरकार को कुछ हिस्सा कंट्रोल करना चाहिए इकोनॉमी को। इससे क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। जो सरकार है वो जब चाहे तब इकोनॉमी को रेगुलेट कर सकती है। कुछ हिस्सा पर अपना कब्जा रखना चाहिए, जिससे क्या होता है, संसाधनों का जो बंटवारा है वो समुचित तरीके से हो पाता है। यहीं से कॉन्सेप्ट जन्म हुआ जिसको कहा जाता है मिश्रित मॉडल। मिश्रित मॉडल का मतलब क्या होता है कि पूंजीवादी के भी लक्षण होंगे इसमें और समाजवादियों के भी लक्षण होंगे। यानी कि कुछ ऐसा होगा जिस पर बाजार का कंट्रोल होगा, कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिस पर किसका कंट्रोल होगा, सरकार का कंट्रोल होगा। ये तो हो गई कि भाई इकोनॉमी किस तरह से होना चाहिए। अब देश को बढ़ाने की एक प्लानिंग की ज़रूरत थी। देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जब आज़ाद हुआ भी नहीं था अपना भारत, उससे पहले ही बॉम्बे प्लान या अलग अलग प्लान देखने को हमें मिलने लग गए थे, जिसमें क्या था कि भाई भारत को जब आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसी में एक प्लान था। जो यूएसएसआर उस समय दुनिया भर की मंदी में एक बचने वाला देश एकमात्र था, वो कौन था, यूएसएसआर उस समय हुआ करता था। यूएसएसआर पूरे विश्व में मंदी आई थी, लेकिन उससे यूएसएसआर एकमात्र ऐसा देश था जिसके आर्थिक मॉडल के कारण ये देश बच गया। इसका जो आर्थिक मॉडल था वो पंचवर्षीय आधारित ही था। जो जहाँ से हमने पंचवर्षीय योजना लिया वो पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर से ही हमने लिया, क्योंकि इनका इकोनॉमिक मॉडल बड़ा ही सफल रहा था। तो हमने वहाँ से पंचवर्षीय योजना लिया कि 5-5 साल के हम लोग क्या करेंगे। पंचवर्षीय योजना दरअसल में है क्या, जैसे आप लक्ष्य बनाते होंगे कि आज मुझे सुबह से शाम तक में 3 चैप्टर ख़त्म करना है हिस्ट्री का, 3 चैप्टर पॉलिटी का ख़त्म करना है, 2 चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ जाना है और 100 MCQ लगा लेना है। मान लीजिए ये आपका दिन से सुबह से शाम तक का टारगेट होता है। तो यही टारगेट 5 वर्षों का डिसाइड किया गया हमारे देश के नीति निर्माताओं के द्वारा। योजना आयोग का गठन होगा। योजना आयोग का गठन होगा। योजना आयोग क्या करेगी, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और योजना आयोग क्या करेगी, 5-5 वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करेगी कि इस 5 वर्ष में हमें क्या करना है। इस 5 वर्ष में हमें कृषि पर जोर देना है, अगले 5 वर्ष में हमें उद्योग पर जोर देना है, अगले 5 वर्ष में हमें गरीबी हटाओ का नारा देना है, अगले 5 वर्ष में हमें फिर से कृषि पर जोर देना है, गरीब लोगों पर जोर देना है, अलग अलग चीज़ों पर जोर देने की बात की गई थी। तो ये योजना आयोग कार्यक्रम करता था। जैसे आप लोग डिसाइड करते हैं कि इस महीने मुझे ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना है, मान लीजिए यूपीएससी के लिए आप पढ़ रहे हैं,
या अगले महीने में मैं क्या करूँगा, GS1 और SA को अच्छा करना है, GS2 फिर GS3 GS4 को तैयार करना, इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। वही मॉडल था पंचवर्षीय योजना का भी कि देश जब इकोनॉमी शुरू हो रहा है तो उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास देखिए, वीडियो थोड़ा सा डिटेल होगा क्योंकि एक ही वीडियो में 12 के 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट करने हैं। अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940-1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। वर्ष 1940 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ओके, भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा गया। नियोजित विकास का मतलब होता है वही कि भाई कुछ रेगुलेशन के साथ हमें विकास करना चाहिए, योजना बनाकर विकास करनी चाहिए। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया था। कब किया था? 1928 ईस्वी में लागू किया था। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना की एक श्रृंखला शुरू की। अब आपसे सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, इसका टाइम पीरियड क्या था, इसमें कौन कौन से बड़े सुधार किए गए, इस समय में क्या इसमें लक्ष्य कृषि को रखा गया था या उद्योग का रखा गया था। इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछा जाता है। ये भी पूछ लिया था कि इस पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाला प्रधानमंत्री कौन था। तो यानी कि आपका थोड़ा सा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों हिस्ट्री कंबाइंड होकर यहाँ से चलता है आज़ादी के बाद से। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा, अब यहाँ से देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य विचार है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा जाता है, गैर योजनागत बजट और योजनागत बजट। बजट को कितने भागों में बांटा जाता है? गैर योजनागत, ऐसे चीज़ें जो योजना से अलग जिन भागों पर खर्च करना है, और दूसरा कौन सा होता है? योजनागत बजट। ओके, आज आपको समझ में आया होगा कि बजट के क्यों बांटा जाता है हमेशा 2 भागों में। डिटेल में पढ़िएगा थोड़ा सा क्योंकि डीप जा सकती है BPSC, तो वहाँ से सवाल पूछेगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, गैर योजनागत बजट सालाना दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता है, जो दिन प्रतिदिन के सरकार के खर्चे होते हैं उस पर गैर योजनागत बजट को खर्च किया जाता है। योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। ये उस समय देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी, उससे पहले जो गैर योजनागत बजट होता था वो दैनंदिन पर खर्च होता था, और योजनागत बजट जो पंचवर्षीय योजना में जिन लक्ष्यों को तय किया गया उन पर खर्च किया जाता था। अब तो नीति आयोग प्लान बनाती है 5 साल का, 15 साल का, अब तो 1947 तक के प्लानिंग किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से खर्च भी किए जाते हैं। ओके, वर्ष 1951 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 2012 से 2017। अंतिम पंचवर्षीय योजना इसी समय हुआ था। 2017 में पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। उसके बाद से 5 वर्षीय की जगह हमें 3 वर्षीय प्लान, 15 वर्षीय प्लान, इसी प्रकार से प्लान लाए जाते हैं। 15 वर्षीय प्लान अभी चल रहा है नीति आयोग का, और फिर 3 वर्षीय प्लान भी आया था जिसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें थीं जो आपको मैं बताऊंगा आज। देखिए अगला क्या है, अगला है इसमें कि पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया गया। योजना आयोग काम करती थी ये। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। इसके PDF जो हैं वो पेड क्लासेज में उपलब्ध होंगे, केवल पेड में उपलब्ध होगा। पेड ग्रुप में मैंने भेज दिया है, वहाँ पर मिल गया होगा लोगों को। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किए, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीतिक पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट। देखिए कौन कौन से प्लान नीति आयोग ने रखे, एक 3 वर्ष का रखा, एक 7 वर्ष का और एक 15 वर्ष का रखा। 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि का रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट नीति आयोग ने रखा था। इसको ध्यान में रखिएगा। अब 3 तरह से चलता है। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। एक युवा अर्थशास्त्री KN राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करने चाहिए। अभी हम आज़ाद हुए हैं, अभी हमें धीरे धीरे विकास करना चाहिए। हमारे नागरिक जो हैं वो इतने ज़्यादा तैयार नहीं हैं कि अभी डेवलपमेंट को उतना अधिक
वो स्वीकार भी कर पाएंगे कि नहीं इस चीज़ को लेकर क्या बोला गया था कि धीरे धीरे डेवलपमेंट करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से, अब यहाँ से देखिएगा आपका सवाल है, इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। बहुत सारे बांध के निर्माण नेहरू जी के समय में क्यों हुए? क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यही था कि भाई अगर इकोनॉमी को खड़ा करना है तो सबसे पहले प्रोडक्शन को तो बढ़ाओ। प्रोडक्शन कहाँ से बढ़ेगा? तो कृषि को तो बढ़ाओ, पहले लोगों का पेट तो भरे, तब जाके हम दूसरे सेक्टर पर बढ़ें। पहले पेट भरने की बात हो रही थी, उस समय भारत में भूखमरी की स्थिति होती थी, 95% से अधिक आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती थी। सोचिए भारत की स्थिति क्या रही होगी। एजुकेशन हमारा देश में 5% था लिटरेसी रेट, 5% लिटरेसी रेट था, और इकोनॉमी की ऐसी हालत हो रखी थी, खेती भी सही से नहीं होता था, बिल्कुल देश लुटा हुआ सा था। एक अंग्रेज़ नया नया छोड़ के गए थे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला जोर किस पर देना था? तो कृषि पर जोर देना था। उदाहरण के लिए भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। भाखड़ा नांगल बांध के उद्घाटन के समय ही, इसका शिलान्यास के समय ही कभी आप अगर म्यूजियम जाएंगे तो आपको दिखेगा, ये प्रधानमंत्री म्यूजियम जो दिल्ली में है वहाँ पर जाइएगा तो आपको दिखेगा डिटेल भाखड़ा नांगल बांध परियोजना के बारे में फ़ोटो वीडियो सहित दिखाया गया है। तो वहीं पर नेहरू जी ने क्या बोला था, जो बांध होंगे वो आधुनिक भारत के मंदिर कहलाएंगे, ये यहीं पर बोला गया था। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसमें बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया था। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। 5 IIT की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 से पहले तक की गई थी, और अलग अलग देशों की मदद से की गई है। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ फैक्चुअल रूप से, तो IIT कानपुर जो है ये शायद अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। एक बार रीचेक कीजिएगा। तो अलग अलग देशों ने दुनिया भर के सहयोग किया, क्योंकि उस समय हम गरीब देश हुआ करते थे, तो बहुत सारे देश हमें सहयोग करते थे। और उसी समय कुछ दिनों बाद आपको अलग अलग रिफाइनरी बनते हुए दिखेंगे। अगले पंचवर्षीय योजना में दिखाऊंगा आपको। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 2.1 थी, जबकि प्राप्त वृद्धि दर 3.6 रही। यानी कि जितना हमने लक्ष्य रखा था वृद्धि का, उससे ज़्यादा हमने डेवलपमेंट किया। कब? पहले पंचवर्षीय योजना में। देखिए पंचवर्षीय योजना का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि पिछले 70 वर्षों में हमने खुद को इतना बड़ा इकोनॉमी बना लिया कि 200 वर्षों जो हम पे शासन कर रहे थे, उनको हमने इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ में पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये किस प्रकार संभव हो पाया भाई? एक प्लानिंग के तहत चले तभी तो संभव हो पाया। आप भी जो तैयारी करते हैं, अंधाधुंध करेंगे तो कैसे होगा? एक प्लानिंग के तहत करेंगे तभी तो सफलता मिलती है। तो यही चीज़ थी, जितना हमने उम्मीद की थी 2.1, मिला कितना? तो 3.6। मैं इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट भी पूछा है यूपी वालों ने। ओके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने तीव्र औद्योगिकरण व सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया। तीव्र औद्योगिकरण, अब दूसरे में, पहले में क्या किया हमने? पहले में हमने कृषि को डेवलप किया, करने की कोशिश की। डेवलप हुआ क्या? पूरी तरीके से कृषि डेवलप नहीं होगा। आगे जाकर हमें कौन सा लाना पड़ेगा? तो आपने देखा है कि भारत में हरित क्रांति जैसी चीज़ों को अपनाया जाता है। दूसरे में हमने क्या किया? उद्योग पर अब जोर देना शुरू कर दिया। महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है इसको, PC महालनोबिस, भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक हुए हैं। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन का कार्य PC महालनोबिस के नेतृत्व में किया गया। इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया, स्ट्रक्चरल चेंज पर जोर दिया। तुरंत हमें स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित की। आयात प्रतिस्थापन का नाम आपने सुना है। इसके तहत क्या किया गया कि भाई वही चीज़ें आयात करेंगे जो हमारे ज़रूरत की होगी। कॉस्मेटिक आइटम, कपड़े और बाकी चीज़ों पर आयात पर हमने शुल्क आरोपित कर दी, जिससे क्या होगा? घरेलू जो हमारे उद्योग हैं वो डेवलप होंगे। जो हमारे साथ ब्रिटेन के लोग करते थे कि वो हमारे सामान पर बहुत सारा पैसा लगा देते थे और अपना सामान हमारे देश में मुफ्त में ला के बेच लेते थे। हमने उस प्रथा को क्या किया? बंद कर दिया। ओके। लक्षित वृद्धि दर 4.5 थी, जबकि वास्तविक विकास दर अपेक्षा से थोड़ी सी कम 4.27 रही थी। जितना हमने उम्मीद किया था उससे थोड़ा कम इस समय में रहा। इसका टाइम पीरियड क्या है? 56 से 61 है इसका टाइम पीरियड। 1956 से 61 है इसका टाइम पीरियड साथ में देखते चलिएगा, पूछ सकता है। नेहरू जी अभी तक प्रधानमंत्री हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्या नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं अभी? 61 से 66 तक है। नेहरू जी प्रधानमंत्री बिल्कुल हैं। 63 में उनकी मौत होती है। ओके।
कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्यों को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए। उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक व उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व किसको सौंप दिया गया? पहले ये काम भी कौन करती थी? पहले मिडिल स्कूल वगैरह जो आप देखते हैं ये केंद्र सरकार संचालन करती थी, बाद में राज्य सरकारों ने इसका शुरू किया है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा का दायित्व अब किसको सौंप दिया गया? राज्यों को थोड़ी सी ऑटोनोमस देकर उनको सौंपा गया। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई थी। इसी समय में लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 2.4 ही रही, क्योंकि हमने दो वॉर झेले हैं। इसमें 1962 का चाइना वॉर झेला जिसमें हमें सर्वनाक हार का सामना करना पड़ा, और 1965 में हमने पाकिस्तान से युद्ध किया जिसमें हमने पाकिस्तान को हराया। लाहौर तक हमारी सेना पहुंची। दो युद्ध हमें झेलना पड़ा एक पंचवर्षीय योजना में। इसलिए क्या होता है, युद्ध हमेशा विनाशकारी होती है समाज और इकोनॉमी दोनों के लिए। 2.4% विकास दर मात्र हमारी रही है इसने तीसरी योजना के विफलता का संकेत दिया और सरकार को योजना अवकाश 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 तक योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। योजना अवकाश क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था योजना पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए। हमारे पास पैसा ही नहीं था पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए, तो इसलिए हमने योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी। चीन भारत युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी। इस पंचवर्षीय योजना को विफल योजना माना था क्योंकि दो युद्ध हमने झेले थे इसमें। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74 तक रहेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गॉडगिल फार्मूले के आधार पर, गॉडगिल फार्मूला है ये कौन सा? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। स्थिरता के साथ विकास व आत्मनिर्भर की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहला कदम योजनागत तरीके से कब उठाया गया? तो ये उठाया गया था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। आत्मनिर्भर भारत का नारा आज का नहीं है गुरु, बहुत पुराना है, बहुत पहले से हम इस चीज़ की कोशिश करते आ रहे हैं। ओके, अगला क्या है कि देखिए सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और हरित क्रांति ने कृषि को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीयकरण क्यों किया है? क्योंकि इससे पहले जो बैंकिंग प्रणाली है वो केवल और केवल अमीर लोगों के लिए काम करती थी। कोई प्राइवेट बैंक जो होते थे ये सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को ऋण देते ही नहीं थे। मिडिल क्लास तक को ऋण नहीं देते। मिडिल क्लास तो एक से उस समय था ही नहीं अपने देश में। एक अमीर वर्ग था और एक गरीब वर्ग था, दो ही वर्ग था। तो इंदिरा जी ने जब इसका राष्ट्रीयकरण किया उसका मूल उद्देश्य यही था कि मिडिल क्लास को पहली बार, मध्यम वर्ग को पहली बार बैंकों से किसने जोड़ने का काम किया था? तो इसी समय हुआ था जब बैंकों का हमने राष्ट्रीयकरण किया और छोटे छोटे ग्रामीण एरिया में, अर्बन एरिया में, छोटे सेमी अर्बन एरिया में हमने बोला कि बैंक का बड़ा ब्रांच खोलो। पहले बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता से बाहर बैंक बहुत कम हुआ करते थे और सामान्य लोगों को ऋण मिलना शुरू हो गया। बड़े बड़े राजघराना, उद्योगपति घराना, इन्हीं को केवल ऋण मिलता था। उसमें भारत में राजशाही का भी बहुत बड़ा दौर था। ये सब खत्म किया जाएगा इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये सबसे बड़ा सुधार था जिसमें 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत के लोगों को ऋण ही नहीं मिलता था, मध्यम वर्गीय लोगों को, केवल और केवल अमीर लोगों को ऋण मिलता था। तो मध्यम वर्ग को बैंक से जोड़ने का किसने काम किया? तो इंदिरा गांधी जी ने। और गरीब वर्गों को बैंक से जोड़ने का किसने काम किया? सबसे गरीबों का। तो ये आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। जब जनधन खाता योजना लाया गया तो जनधन योजना आखिरकार में क्या था भाई, कि जो सब्जी वाला है, जो ठेला चलाता है, जो समाज का सबसे निम्न वर्ग का आदमी है, वो जाकर अपना बैंक खाता खुलवाए। बैंकों के जोड़ने से क्या होता है, संस्थागत ढांचे से आप जुड़ जाते हो, सरकार से जुड़ जाते हो। सरकार आपको कोई मदद करना चाहती है तो डायरेक्टली कर सकती है। तो ये काम करने का किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये दो बड़े बैंक में बदलाव हुए। एक जनधन बहुत बड़ा बदलाव है, आप जितना उम्मीद कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा बदलाव है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी योजना में किया गया है? तो चौथे में किया गया है 69 से 74 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी शुरू किया गया। इसके बारे में यूपी वालों ने पीटी एग्जामिनेशन ने पूछा था कि ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 3.6 ही रही। इसमें लक्षित वृद्धि दर को हम लोग हासिल नहीं कर पाए थे। देश के बहुत सारे इलाकों में इसमें अकाल पड़ा था, जिसके कारण से ये चीज़ हमें देखने को मिला। पंचवर्षीय योजना 74 से 78, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना पर आ गए हम लोग 74 से 78। देखिए 4 ही वर्षों का है ये,
4 वर्षों का 74 से 78 आ गया है। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया। वर्ष 75 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन व परेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकी। जो बिजली का प्रोडक्शन होता है, अलग अलग थर्मल पावर प्लांट विकसित किए गए और उसका प्रेषण का मतलब क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट से जो आपके घर तक बिजली आती है, इसमें भी बहुत बड़ा मशक्क़त करना पड़ता है, बहुत ही भारी इंजीनियरिंग का मैनेजमेंट करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, केबल बिछाना पड़ता है। तो ये सब काम जो है इसी समय बृहद स्तर पर किया गया बिजली से जोड़ने के लिए। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम में लाया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखिएगा। और बांग्लादेश वॉर 71 के ठीक बाद हुआ था। चौथा पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य से कम की प्राप्ति हुई चौथे में, उसमें 71 वॉर का भी योगदान माना जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर जो है 71। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा था। गरीबी हटाओ के बारे में भी बीपीएससी पूछ चुकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वर्ष 75 में विद्युतीकरण वाला पढ़ दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई। एनएच की शुरुआत किस में किया गया है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। एनएच की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। ओके, इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना। एमएनपी को डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। डीपी धर थे जो इंदिरा गांधी के सलाहकार भी रहे हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान भी माना जाता है धर साहब का। तो इन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल अदा किया था। लक्षित विकास दर 4.4 की थी, जबकि वास्तविक विकास दर कितनी मिले हमें, 4.8 मिली। और इस एक चीज़ को भूलिएगा मत, इसी दौर में आपातकाल भी लगाया गया था 75 ईस्वी में। 78 तक ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें जितना हमने लक्ष्य रखा था उससे ज़्यादा की हमने प्राप्ति की है। अगले वाले योजना पर चलते हैं। और वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। पता ही है, जनता पार्टी की सरकार बनी। जब आपका आपातकाल खत्म होता है तो सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर इंदिरा गांधी की सरकार को हरा देती हैं। उसके बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते और उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्ति कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। रोलिंग प्लान लाया गया 78 से 80 तक। 78 से 80 तक कौन सा लाया गया, रोलिंग प्लान। योजना अवकाश कब से कब तक रही उसको भी ध्यान रखिएगा। रोलिंग प्लान कब से कब तक लाया गया इसको भी ध्यान रखना है। ओके, यह अस्थिरता का एक दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की। बदले वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी की फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। जब फिर से इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन के आई, पता ही आपको कितना कसमकस हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने फिर से इस रोलिंग प्लान को फिर उड़ा कर रख दिया। फिर उन्होंने बोला कि अब फिर से पंचवर्षीय योजना को शुरू करो, उसी से हम चलेंगे। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य एक ऐसी योजना से है जिसमें योजना के प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता था। इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती थी। परिणामस्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया जाता था। हर वर्ष हम लोग क्या करते थे, एक नई योजना को बनाते थे। अब आएगा कौन सा, फिर से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी। सारी पार्टियां बिखर के, विपक्षी पार्टी जो एक हुई थी सब बिखर के रह जाएंगी। फिर से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगी और प्रधानमंत्री बनते ही फिर से अपने एक्शन में आ जाएंगी और फिर उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है इसी पंचवर्षीय योजना के बाद। इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त कर दिया। जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली भारत सरकार ने लागू किया हुआ तो उसको समाप्त कर दिया गया। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की रेखा यहीं से शुरू होती है। देखिए, आर्थिक उदारीकरण भले ही 91 में लागू होती है, लेकिन उसके बहुत पहले से आर्थिक उदारीकरण की दिशा में हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हाँ, 91 में हमें अचानक से करना पड़ा क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर खड़ी थी। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा जाता है। नेहरूवियन जो सोशलिज्म का दौर था वो समाप्त हो गया, जिसमें दाम पर कंट्रोल रखा जाता था, मूल्यों पर कंट्रोल रखा जाता था, उस सब को उड़ा कर रख दिया गया। अब बंद करो ये सब नौटंकी, अब हम अलग तरीके से बढ़ेंगे क्योंकि समय अलग हो रहा है। कहाँ से हम लोग आ गए, 51 से हम लोग 80 पर आ गए हैं गुरु। अब सोचिए 30 साल से अधिक का दौर बीत चुका है, तो थोड़ा सा तो अलग तरीके से हम बढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट परिवार नियोजन, वेरी इंपॉर्टेंट पहली बार लाया गया। जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलेगा भारत में इसी दौर में, क्योंकि भारत में मृत्यु दर कम हो जाएगा, बाल मृत्यु दर कम हो जाएगा। पहले बाल मृत्यु दर बहुत ही अधिक था। इसके कारण से क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखने को मिलेगी। बहुत ही तीव्र गति से हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। अब जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा।
शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई। ये 10 बार पूछा गया अलग अलग एग्जामिनेशन में कि नाबार्ड का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। तो 1980 से लेकर 85 के बीच में जो चलाया गया था कौन सा, छठी पंचवर्षीय योजना, 6th पंचवर्षीय योजना, उसके दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ओके, क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड किसी व्यक्ति को डायरेक्टली ऋण नहीं देता है, बल्कि किसको ऋण देता है? बैंकों को पैसा मुहैया करवाता है। बैंक क्या करते हैं फिर? सामान्य लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। तो नाबार्ड क्या करता है? पुनर्वित्त का काम करता है, पुनर्वित्त का काम करता है। ये भी एक बार पूछा था बीपीएससी वालों ने कि निम्न से कौन से ऐसी बैंक है जो पुनर्वित्त का काम करता है। नाबार्ड को अलग जगहों से पैसा मिलता है और नाबार्ड किसको पैसा देता? बैंकों को पैसा देता। बैंक किसको देता है? तो आपको पैसा देता। पुनर्वित्त का काम करता है। ये शब्द याद रखिएगा, ऐसे ही पीसीएस वालों ने पुनर्वित्त करके पूछा था। ओके, लक्षित विकास दर 5.2% और वास्तविक विकास दर 5.7%, जिसका अर्थ है कि यह पंचवर्षीय योजना बिल्कुल 100% सफल रही। सफलता थोड़ी सी ज़्यादा ही मिली। 7वीं पंचवर्षीय योजना पर आ गए हम लोग। यह 1985 से 90 का दौर है। इसमें बहुत उथल पुथल होगा। इंदिरा गांधी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की हत्या होगी और फिर सिख दंगा होगा। ओके, और क्या होगा देखते हैं इसमें। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। नया भारत में सरकार बनी थी। जो राजीव गांधी, इनको केवल इसलिए प्रधानमंत्री बना दिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी जी के बेटे थे ये। राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं था। ये पायलट का काम करते थे। यही इसी को क्या कहा गया कि राजा का बेटा ही राजा बना। क्यों बनाया गया? बस एकमात्र कारण था कि वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे। ओके, इसलिए उनका क्रिटिसिज्म भी किया गया, लेकिन उन्होंने क्षमता से अधिक काम किया। बहुत सारे ऐसे सुधार किए जो एक युवा प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है। जैसे कंप्यूटर की शुरुआत, आईटी का शुरुआत इन्होंने ही किया था। जिस आईटी में आज हम पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं, उसकी शुरुआत इन्हीं के दौर से शुरू हुई। और भी बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। पढ़ते हैं क्या है। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत। इसने प्रौद्योगिकी उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता का स्तर में सुधार पर जोर दिया कि भाई आज तक आप वही तकनीक अपना रहे हो जो 1700 ईस्वी में, 1770 के बाद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उसमें अपनाया गया। तो इसको चेंज क्यों ना किया जाए। और इन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए अपने देश में। टेक्नोलॉजी में ही तो टेलीकॉम भी आएगा, कंप्यूटर वगैरह किस में आएगा? टेक्नोलॉजी में आएगा। उस समय टेक्नोलॉजी की जब बात की गई, आज़ादी के बाद का भारत का इतिहास पढ़िए तो वर्तमान की बीजेपी और जनसंघ जो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह सब में हुआ करते थे, तो इन लोगों ने खूब भरपूर विरोध किया गया था। पूरे भारत के लगभग हर मजदूर संघ ने, सब ने विरोध किया था कि कंप्यूटर आने से क्या होगा? बेरोजगारी फैल जाएगी, पूरा देश अकाल की स्थिति में आ जाए, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा, कंप्यूटर हटाओ देश बचाओ जैसे नारे चलते थे। लेकिन हुआ क्या? उसके उलट ये हुआ कि और भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिली और आज तो हमारी इकोनॉमी का रीढ़ बन गया है कंप्यूटर और इंटरनेट। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से देखी जाती है? तो वही राजीव गांधी जी के कार्यकाल से देखी जाती है। ओके, अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। ये आप ध्यान में रखिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। किसने? तो छठी पंचवर्षीय योजना ने प्रदान किया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया कि गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को चलाया जाए, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। उसमें टेक्नोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो रहा था पूरी दुनिया भर में। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की, हम पूरी दुनिया पर डिपेंडेंट क्यों रहे, है ना। एक स्वतंत्र इकोनॉमी बनाने पर इन्होंने ही जोर दिया था। स्वतंत्र इकोनॉमी होने से ही आपकी स्वतंत्र हर नीति होती है। इकोनॉमी आपका गुलाम तो हर चीज़ आपका गुलाम। ओके, इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान दिया। उस समय इन्होंने क्या रखा था लक्ष्य कि 2000 ईस्वी जब आएगा, जब नए सदी की शुरुआत होगी, तो तब तक हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशन पॉलिसी भी आप पढ़ते हैं इस समय में। पर्यावरण संरक्षण कानून भी 1986 वाला आप पढ़ते हैं। कितना सारा कुछ पढ़ते हैं। SC/ST एक्ट वगैरह भी पढ़ते होंगे। वो सब इसी दौरान लाया गया था। इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए, अगला क्या है, लक्षित वृद्धि दर थी 5% की, जबकि हमने प्राप्त कितना किया? 6% का हमने वृद्धि दर प्राप्त किया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के दौरान हमने प्राप्त किया था। ओके, अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला कौन सा है? अगला है आपका वार्षिक योजनाएं 1990 से 92। अब ये क्यों लाना पड़ा, ये पढ़िए। 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई।
बाद के वर्षों में 90-91 और 91-92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। आर्थिक अस्थिरता का दौर इस तरह से शुरू हो गया था कि हमारे देश में 7 दिन के मात्र एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास पैसा बचा था। खाड़ी वॉर शुरू हो गया था इस समय में, और तेल का दाम पूरी दुनिया में बढ़ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बिल्कुल बिगड़ गया था। देश में वैसी प्रौद्योगिकी थी नहीं कि हम सब कुछ का उत्पादन कर सकें, इसलिए हमारे देश की इकॉनमी जो है वो धीरे धीरे गर्त की तरफ बढ़ रही थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई। वित्त मंत्री किसको बनाया गया? तो मनमोहन सिंह जी को बनाया गया। और प्रधानमंत्री कौन रहे? तो पीवी नरसिम्हा राव बने। इन्होंने बोला कि अब तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, चलो सुधार करते कुछ ऐसा जो बदल के रख देगा भारत को, और वही चीज़ इसमें हुआ है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92-97। 8वीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। क्यों बना? क्योंकि हम इकोनॉमी को अब उदार करने जा रहे हैं। उससे पहले हम इकोनॉमी को उदार नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम इस तरह के संगठनों का सदस्य नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं हुआ करते थे? क्योंकि हमें मतलब ही नहीं होता था इन लोगों से कि हम तुमसे मतलब रखेंगे ही नहीं, बिल्कुल अपना काम करो, हम अपना करते हैं, वही वाला हाल था। इसके लक्ष्य क्या थे? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। जनसंख्या बहुत तीव्र गति से इसमें बढ़ रही थी। गरीबी को कम करना, इसके लक्ष्य को ध्यान रखिएगा। कौन सा है ये? 8वीं पंचवर्षीय योजना 92-97 है। ओके, गरीबी को कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास। पहली बार मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। मानव को संसाधन माना गया। मानव जो होता है वो क्या करता है? प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसको उपयोग लायक बनाता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। शिक्षा जो मंत्रालय है उसका नाम बदल कर मानव संसाधन मंत्रालय राजीव गांधी जी के समय में ही किया गया था। पर ध्यान केंद्रित करना आदि इसमें शामिल था। इसने के विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया। याद कीजिए 73-74 संविधान संशोधन है ना। लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। जो हमने सोचा था उससे बहुत हद तक हम आगे बढ़ चुके थे 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ओके, 9वीं पंचवर्षीय योजना पर आ गए हम लोग। इसने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था 97 से 2000। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन की पेशकश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र ने संयुक्त रूप से प्रयास किया। अब हम मिलकर प्रयास क्योंकि कुछ हिस्सा का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, LPG लागू हो चुकी है। वो आपसे पिछली बार पूछा गया था, तो 92-93 के बजट में उसको लागू किया गया था, तो वो लागू हो चुकी है। LPG लागू होने के बाद अब क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर को भी हम वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं? देश की इकोनॉमी में सिर्फ सरकार का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया इस पंचवर्षीय योजना में। अब हमारे पास पैसा भी है, निवेश भी है। अब हम क्या करेंगे? तेज गति से बढ़ेंगे। तीव्र विकास और लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अन्य उद्देश्यों में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर विकास विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सब इसमें शामिल था। सर्व शिक्षा अभियान वगैरह को याद कीजिए, और एजुकेशन में फिर रिफॉर्म किया गया तो उसको याद कीजिए। बहुत सारे संशोधन होंगे, संविधान में ऐड किए जाएंगे, ये सब इसी दौरान शुरू होते हैं। इस योजना की रणनीति में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर में वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्लभ संसाधनों का कुशल उपयोग आदि शामिल था। लक्षित किया था हमने 7.1, लेकिन वास्तविक विकास दर 6.8 रही। हमने कारगिल वॉर इसमें झेला था, इसलिए भी हमारा जो विकास दर था वो थोड़ा सा कम हो गया था। ओके, अगले पर चलते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना की विशेषता 2002 से 2007 पर हम लोग आ गए। अब ये सब टाइम पीरियड बहुत सारे लोगों ने आप में से देखा होगा। इस योजना की विशेषताओं में समावेशी तथा समान विकास को बढ़ावा देना शामिल था। समावेशी, इंक्लूसिव की बात अब हम करने लगे, क्योंकि डेवलपमेंट अब देश में कुछ कुछ हिस्सों में हो चुका है। एक आदमी अमीर और एक आदमी गरीब बन रहा है अब, तो अब हमें क्या करना है? समावेशी पर जोर देना है। समावेशी पर कि जो गरीब है उसको भी डेवलप करना है, बढ़ावा देना। इसमें प्रति वर्ष 8% GDP
जीडीपी दर, विकास दर को लक्ष्य रखा गया था और इसी दौरान सरकार भी बदलेगा, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका उद्देश्य गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना था। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को भी कम करना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए गुजरात महाराष्ट्र ज़्यादा डेवलप हो, यूपी बिहार कम डेवलप हो। क्षेत्रीय असमानता को कम करने का लक्ष्य किस में रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। इसने वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दर के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर भी जोर दिया, शिक्षा और मजदूरी। इसीलिए जब मनरेगा जैसी योजना लाई जाएगी तो उसमें पुरुष और महिला दोनों के काम की बात की जाएगी। एजुकेशन के लिए जब लाया जाएगा तो उसमें महिलाओं और बच्चियों के एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब क्यों किया गया? क्योंकि लैंगिक अंतराल जो था उसको हमें कम करना था इसमें। ओके, लक्षित विकास दर 8.1% की थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6% रही थी। 11वीं पर हम लोग आ गए, ये तो अच्छे से याद होगा आपको। 2007 से 2012 11वीं योजना उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, हायर एजुकेशन में नामांकन बढ़ाने, दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने का अपने उद्देश्य के साथ बहुत महत्वपूर्ण थी। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य बना दिया गया। तो ये सब क्यों किया गया? क्योंकि हमने क्या रखा था भाई कि हमें उच्च शिक्षा में भी नामांकन को बढ़ाना है और हमें निम्न वाले शिक्षा में पहले नामांकन बढ़ेगा तब तो उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ेगा। इसकी मुख्य विषय वस्तु तीव्र व आर्थिक समावेशी विकास थी। तीव्र मतलब कि जल्दी, और समावेशी विकास की बात की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता व लैंगिक असमानता में कमी लाना था। इसकी रूपरेखा सी रंगराजन ने तैयार की थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा, 11वीं की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। 2012 तक जो चली है सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी, सी रंगराजन के द्वारा तैयार की गई थी। ओके, पूछा इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई मैं जप नहीं कर रहा हूँ यहाँ। इसने वर्ष 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी बल दिया। और अभी जो हर घर जल योजना चलाई जा रही है उसमें टैप के थ्रू नल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत पहले पंचवर्षीय योजना में लक्षित किया गया था, लेकिन संपूर्ण नहीं हो पाया था। लक्षित विकास दर 9% की थी, जबकि वास्तविक विकास दर 8% हमने प्राप्त किया। बहुत ही अच्छी बात है, इतना हाई हमने कम से कम डेवलपमेंट के लिए लक्ष्य तो रखा और उसको प्राप्त तो किया, ये तो किया ना हमने। अब आगे हम लोग अंतिम पंचवर्षीय योजना पर, और इसमें बहुत सारे सुधार किए गए। इस योजना की विषय वस्तु तीव्र आर्थिक समावेशी धारणीय विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि 2015 से 2030 के लिए यूनाइटेड नेशन के नेशन द्वारा सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है इसकी बात की जाएगी 2015 से 2030 में। तो हमने पहले ही पंचवर्षीय योजना में उसको तय कर दिया कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना, सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना। इसका उद्देश्य स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना, उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना सभी के लिए। इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ाना, गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल था। लक्षित विकास दर 9% थी, लेकिन 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस 12वीं योजना के लिए 8% वृद्धि दर को मंजूरी दी थी। और इस तरह से पंचवर्षीय योजना को मैंने पूरा कर दिया। जितना ज़्यादा हो सके इसको 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। पीटी एग्जामिनेशन में हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने कवर करवा दिया है अच्छे से। जैसा लगा वो वीडियो ज़रूर बताइएगा, कुछ फीडबैक देना चाहें तो स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सभी का।